So in today's lecture, we'll start with cause of adsorption. So it has been noticed that majority of the surfaces have a nature of attraction. तो सबसे पहले पॉइंट से यही से लिखना स्टार्ट करना है. Right now, mostly the nature of the surface is attractive. Mostly the nature of the surface is attractive. Sir, Yes. can you please show the previous lecture notes? We have completed last time like up to adsorption examples, right? I've shared this file, तो उससे note कर लेना. So I said that mostly the nature of the surface is attractive in nature. तो जैसे मैंने अभी एक surface draw करी है, तो अगर आप इस पे surface पे अगर forces notice करो, तो intermolecular forces attractive nature के होते हैं. तो इस पे surrounding जो molecules हैं उस तरीके से force apply कर रहे होंगे, तो उसका जो net resultant force बनेगा, वो towards downward apply हो रहा है. तो उसका मतलब ये surface किसी दूसरे substance को attract कर सकती है. एक point. दूसरा पॉइंट एक और चीज नोटिस करी गई कि जो सरफेस पे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी. अगले पॉइंट पे लिख लीजिए. इट इज आल्सो नोटिस दैट द elements present at the surface have unsatisfied valencies also known as dangling valency. Also known as dangling valencies. ठीक है. तो मैंने दो तरह के फिनोमेनन नोटिस में है. जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया कि अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं तो सरफेस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पे अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो टुवर्ड्स डाउनवर्ड बनेगा. तो इसका मतलब सरफेस जो है किसी दूसरे सब्सटेंस को वॉन डर वाल फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट कर सकती है. तो हेंस सरफेस कैन अट्रैक्ट substances through van der Waals forces. Surface can attract substances through van der Waals forces. ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि सरफेस का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव. सारे के सारे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं टुवर्ड्स डाउन लग रहे हैं. जैसे ही कोई दूसरा एक्सटर्नल सब्सटेंस इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तो उस पे वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो ये सरफेस के साथ बॉन्डेड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बोला कि जो सरफेस होती है उस पे अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं. तो जैसे मान लो मैंने एक सरफेस ड्रॉ करा, लेट अस से यहाँ पे सरफेस पे जो एलिमेंट है वो कार्बन है. यू नो कार्बन की ऐसे 4 वैलेंसीज होती हैं. तो जो बल्क की तरफ है, मतलब जो चीज बल्क में है उसमें तो आगे बॉन्डेड होगा सिस्टम अलग अलग जगह पे, बट जो सरफेस होगी उसके ऊपर ये वाली वैलेंसी देखो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है. यू मे से इट एज अ डैंगलिंग वैलेंसी. यहाँ से बॉन्ड नहीं बन रहा है. समझ में? तो कार्बन जो है वो अपने नीचे 3 बॉन्डेड सिस्टम नीचे बॉन्डेड है, तो जो सरफेस पे लास्ट कार्बन एटम है उसके ऊपर वाली वैलेंसी क्या होगी? अनसेटिस्फाइड होगी. इसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी. तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई एक टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है
उस डैंगलिंग वैलेंसी के साथ बॉन्ड बना ले तो भी हमारा एडजॉर्प्शन पॉसिबल है। तो अदर केस अगर हम मार्क करें इसका, उसमें लिखेंगे सम सब्सटेंसेस मे फॉर्म बॉन्ड विद द डैंगलिंग वैलेंसी, सम सब्सटेंसेस मे फॉर्म bond with dangling valency and hence can be bonded with the surface. कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो एडजॉर्प्शन के दो मेजर कॉजेस समझ में आते हैं। सबसे पहली चीज कि सरफेस का नेचर अट्रैक्टिव है, तो कोई भी सब्सटेंस जो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसको क्या करेंगे, जो सब्सटेंस है वो पुल करेगा तो वॉन टू वॉन फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सरफेस पे अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो उस वैलेंसी के साथ कोई दूसरा सब्सटेंस बॉन्डेड हो सकता है, तो उसके थ्रू भी वो सरफेस पे अकोमोडेट कर जाएगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो अकोमोडेशन थ्रू वॉन टू वॉन फोर्सेस होगा या फिर थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होगा। तो जब अकोमोडेशन थ्रू वॉन टू वॉन फोर्सेस हो रहा है तो हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। ये चीज रीड करेगी फिजिकल एडजॉर्प्शन, या फिर इसी को कभी कभी हम लोग फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन, और यू मे से इट केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इस फिनोमेनन से एडजॉर्प्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर वॉन टू वॉन फोर्सेस के थ्रू कोई सब्सटेंस किसी सरफेस पे अकोमोडेट हुआ तो वो हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा, अगर डैंगलिंग वैलेंसी के थ्रू कोई सब्सटेंस केमिकली बॉन्डेड हो गया तो केमिकल एडजॉर्प्शन। डैंगलिंग वैलेंसी का मतलब समझ गया ना? डैंगलिंग वैलेंसी मतलब ऐसी वैलेंसी जो बॉन्डेड नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बनाया, एक कार्बन का एक एटम मैंने लिखा, तो सरफेस के अंदर जितना सब्सटेंस है उसमें तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, बट जो लास्ट एटम उसकी फोर्थ वैलेंसी तो फ्री है ना, क्योंकि ऊपर तो एयर आ गई। भाई सरफेस का मतलब क्या हुआ, उसके बाद उसका कोई एटम नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी एटम नहीं है, मतलब कार्बन का जो लास्ट एटम सरफेस पे है उसके ऊपर वाले सिस्टम से वो कहीं से भी बॉन्डेड नहीं है, तो क्या फ्री वैलेंसी है, तो उसको अपन बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसी। तो जो अनसेटिस्फाइड डैंगलिंग वैलेंसी है उससे वो किसी दूसरे सब्सटेंस को बॉन्ड कर सकता है, तो दूसरे सब्सटेंस को बॉन्ड कर सकता है तो उसको अपन बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। समझ आई बात? तो दो तरीके से एडजॉर्प्शन पॉसिबल है, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक है केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Sir, यस। sir, what is the name of this chapter in the HSC textbook? What is the name of this chapter in the HSC textbook? The name is adsorption. Complete chapter name is surface chemistry. हम उसका first part पढ़ते हैं adsorption. अभी इसके आगे दो पार्ट और हैं, कैटालिसिस, एक कोलाइडल डिफ्यूजन। तीनों पोर्शन को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। नहीं मेरा बोलना मतलब, so basically we have to study the difference between the physical adsorption and chemical adsorption. इसी से हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो भी इंटरेक्शन वॉन टू वॉन फोर्सेस के थ्रू हो रहा है दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, और जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होगा दैट इज योर केमिकल एडसॉर्प्शन, राइट। सेकंड पॉइंट इज बट ऑब्वियस कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा वो वॉन टू वॉन फोर्सेस के थ्रू है, तो वॉन टू वॉन फोर्सेस किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में अप्लाई हो सकते हैं, सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। बट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के आपको पता है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस चाहिए, क्योंकि हर सब्सटेंस हर दूसरे सब्सटेंस से केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल बॉन्ड बनेंगे या फिर वॉन टू वॉन फोर्सेस होगा तो फिजिकल प्रोसेस होगा तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, और अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसेस होगा तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये सब पहले बेसिक पॉइंट है। इसके बाद थोड़े टेक्निकल पार्ट पे जाना है, दैट इज पॉइंट नंबर 4। यहाँ से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। पॉइंट नंबर 4 में देखो, इट्स गिवन it depends on the nature of the gas. More easily liquefiable gases are easy to adsorb. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अपने को लास्ट में नोट कर लेना है। हमने लिखा मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर इजी टू एडसॉर्ब,
या फिर दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बताया था कि अगर कोई गैस रिएक्ट कर सकती है तो गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद द एडसॉर्बेंट शोज केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा ठीक से हाईलाइट करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे गैस which is easy to liquefy is easy to adsorb. Gas which is easy to liquefy is easy to adsorb. और लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपने गैसीय स्टेट में पढ़ा होगा कि वो गैस आसानी से लिक्विफाई होती है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे इस चीज को भी लिख लीजिए। अगर गैसीय स्टेट का रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहीं पे हाईलाइट कर लो। The gas having higher intermolecular forces, the gas having higher intermolecular forces, is easy to liquefy. और तीसरा पॉइंट, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं, और वॉन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है और प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। तो तीसरे पॉइंट पे लिख लीजिए वॉन डर वाल फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसके वॉन डर वाल फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो इजी टू लिक्विफाई होगी, और अगर इजी टू लिक्विफाई होगी तो इजी टू एब्जॉर्ब होगी। 4 स्टेप प्रोसेस। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा, वॉन डर वाल फोर्स ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, तो इजी टू लिक्विफाई टू इजी टू एब्जॉर्ब। तो ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो सब बातों को एक साथ कोरिलेट करके रखना है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो आसानी से गैस लिक्विफाई होगी, और अगर आसानी से लिक्विफाई होगी तो आसानी से एब्जॉर्ब होगी। इसको पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में लिखो कंपेयर वॉन डर वाल फोर्सेस, ease of liquefaction, ease of adsorption, and value of van der Waal constant A। आपने इसमें 3 पार्ट गैसीय स्टेट में पढ़ा हुआ है, चौथा पार्ट बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो वैल्यू ऑफ van der Waal constant A। van der Waal इक्वेशन याद है, P plus A n square by V square into V minus MV equal to nRT। तो उस van der Waal इक्वेशन में जो स्मॉल a होता है दैट इज van der Waal कांस्टेंट। सो वैल्यू ऑफ van der Waal कांस्टेंट A। ये सारे बातें एक ही तरीके से रिलेट होंगे। सो कंपेयर van der Waal फोर्सेस, ease of liquefaction, ease of adsorption and value of van der Waal constant A for helium, neon, argon, krypton, xenon। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड xenon। ठीक है, ये हमें कंपेयर करना है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और xenon गैसेस कंपेयर करें तो ये सब इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होगा? वॉन डर वाल फोर्सेस। और अगर उसका टाइप लिखेंगे तो कौन सा आएगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, या उसी को लंडन फोर्सेस बोलते हैं। तो अगले पॉइंट में लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर लिखेंगे तो इट विल बी अ टाइप ऑफ वॉन डर वाल फोर्स। तो जनरलाइज्ड टर्म में लिखना है तो यू मे राइट वॉन डर वाल फोर्स। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से टाइप का फोर्स होता है, तो यू हैव टू मेंशन लंडन फोर्सेस।
yes, इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं. This can also be referred as instantaneous dipole interaction. ये इसका सबसे पहले टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए. सो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, 6 इनर्ट गैस, 5 इनर्ट गैसेस लिखी मैंने. इन इनर्ट गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे वो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं. वॉन डेर वाल्स फोर्स का अगर स्पेसिफिक नेम मेंशन करना है तो इट इज लंडन फोर्सेस, और यू कैन सिंपली राइट इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, वही लिख सकते हैं. परफेक्ट. तो अब देखो इंटरवॉल, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि वॉन डेर वाल्स फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है. ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. तो मॉलिक्यूलर मास, इसमें गैसेस है तो एटॉमिक मास हीलियम से लेकर ज़ेनॉन तक इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले वॉन डेर वाल्स फोर्सेस का ऑर्डर लिखेंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस का ऑर्डर लिखेंगे तो ज़ेनॉन सबसे ज्यादा होगा, then it is krypton, then it is argon, then it is neon, finally it is helium. अब ये चीज आ गई तो इससे आप ease of liquefaction लिख सकते हैं. ease of liquefaction भी सेम ऑर्डर आएगा. ज़ेनॉन सबसे आसानी से लिक्विफाई होगी, then krypton, then argon, then neon and then finally helium. हीलियम आप जानते हो बहुत मुश्किल से लिक्विफाई होती है. at around -270 डिग्री सेल्सियस पे जाके हीलियम को लिक्विफाई करा पाते हैं. परफेक्ट. इसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे, दैट इज ईज ऑफ एडजॉर्प्शन. अभी मैंने आपको समझाया कि जो गैस इजी टू लिक्विफाई होगी वही इजी टू एडजॉर्ब होगी, तो बिल्कुल सेम ऑर्डर वर्कआउट करेगा. ज़ेनॉन का एडजॉर्प्शन सबसे आसानी से होगा, और इन गैसेस को हम लोग एक्चुअली में एडजॉर्ब कराते हैं कोकोनट चारकोल पे. कोकोनट चारकोल पे एडजॉर्ब कराते हैं फॉर देयर सेपरेशन फ्रॉम एयर. ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है. कोकोनट चारकोल पे इनका एडजॉर्प्शन कराया जाता है सेपरेशन के लिए. तो आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था. और फिर यहीं पे अगर आप वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट एक ऑर्डर लिख देंगे तो भी सेम ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड होता है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट एक. सो द ऑर्डर विल बी सेम. ठीक है, और यहाँ पे नोट बना के पॉइंट लिख लेना है कि हीलियम जो है वो कोकोनट चारकोल पे एडजॉर्ब नहीं होती है किसी भी कंडीशन में. यहाँ पे नोट बना के पॉइंट लिख लेना है. द इनर्ट गैस, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द इनर्ट गैस व्हिच कैन नॉट बी एडजॉर्ब, which cannot be adsorbed on coconut charcoal is helium. ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो लर्न करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से पूछा जाता है. ठीक है. So inert gas which cannot be adsorbed on a coconut charcoal is helium. Clear? So ये प्रॉपर्टी हुई सबसे पहले, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हुई, आसानी से एडसॉर्ब होगी. खाने में क्या बना रहे? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मार्क करनी है. अगली प्रॉपर्टी में लिखना है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. तो चूंकि पहला जो प्रोसेस है वो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू है, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है वो लो होता है. इट्स अ रेंज ऑफ 20 to 40 किलोजूल पर मोल, whereas एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हायर फॉर केमिसॉर्प्शन, क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हायर, व्हिच इज 82 to 40 किलोजूल पर मोल. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिजिकल एडसॉर्प्शन में चूंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से होल्ड नहीं कर पाएगा. इसलिए लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन. जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो यू नीड हायर टेम्परेचर. तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा फिजिकल एडसॉर्प्शन को,
हाई टेम्परेचर फेवर करेगा केमिकल एडजॉर्प्शन को, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखो कोई अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के आपकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो गया। ये वो पॉइंट है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में कॉमन फिनोमेना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेम फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, तो चूंकि दोनों सरफेस फिनोमेनन है, तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो दोनों वैल्यूज इंक्रीज करती है। सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, and the same thing is for chemical adsorption, increase with the increase in surface area. तो physical adsorption में भी अगर surface area बढ़ाएंगे तो physical adsorption में increase आता है। The same thing is applied for the chemical adsorption. chemical adsorption के केस में भी अगर हम surface area बढ़ाएंगे तो adsorption की extent increase करेगी, ठीक है, clear? इसके बाद point number 9, ये भी typical point है जिसमें question पूछा जाता है। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है ये मल्टी मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी हो सकता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होगा। इस चीज को जरा समझ लेना है। तो जैसे देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन के हमने ये सरफेस लिया, तो आपको पता है सरफेस पे वॉन डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। सो वॉन डर वाल फोर्सेस के लिए कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसे एक लेयर ये एडजॉर्ब हो गई इसके ऊपर, तो दूसरी लेयर भी एडजॉर्ब हो सकती है, क्योंकि वॉन टू वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के साथ वीक होता है बट काम कर सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन बी मल्टी लेयर प्रोसेस। लेकिन अगर यही काम केमिकल एडजॉर्प्शन में हो रहा होगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा यूनिलेयर प्रोसेस होता है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस आएगा आपको पता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट नीडेड होता है। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा ये हमेशा ऑलवेज यूनिमॉलिक्यूलर, ऑलवेज यूनिलेयर प्रोसेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर प्रोसेस भी हो सकता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होगी। केवल एक ही मॉलिक्यूल की लेयर केमिकली एडजॉर्ब हो सकती है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी हो सकती है। क्यों मल्टी मॉलिक्यूलर हो सकती है? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नीडेड नहीं है। वॉन टू वॉन फोर्सेस डिस्टेंस के साथ वीक होंगे बट वर्कआउट करते रहेंगे। इट कैन बी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। समझ में आ गई बात? ये इसको अगर सिंपल तरीके से समझना है कि जब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो एक लेयर के ऊपर एक सब्सटेंस बाइंड हुआ, अभी भी अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसके ऊपर दूसरी लेयर बाइंड हो सकती है, उसके ऊपर तीसरी लेयर बाइंड हो सकती है एंड सो ऑन। जबकि अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के जो दो सब्सटेंस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। जब तक वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे तब तक केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो अगर आपसे बोला जाए कि एक ही सब्सटेंस को एक दूसरे से उसी सब्सटेंस का एडजॉर्ब कराना है तो ऐसा केवल केमिकल के थ्रू हो सकता है। ऐसा केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन थ्रू है, क्योंकि बॉन्डिंग अगर हो गई तो बॉन्ड होने के बाद वो सब्सटेंस एक जैसा हो जाएगा। तो अगर सेम सब्सटेंस को सेम सरफेस पे एडजॉर्ब कराना हो इट इज ओनली पॉसिबल बाय फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि उसमें जो दूसरा सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उसके बीच में वॉन टू वॉन फोर्स काम कर रहे होंगे, जबकि बाकी लेयर्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन काम कर रहा होगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे लेयर को। लेकिन अगर सेम सब्सटेंस किसी दूसरे सेम सब्सटेंस अपनी ही सरफेस पे केमिकली एडजॉर्ब हो गया तो फिर आप उसे केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जरा नोट बना के लिख लेना। सो राइट ऑन इस पॉइंट को लिख लीजिए। If a same substance is adsorbed on the same surface, if a substance adsorbed
on its own surface adsorb on its own surface, then it can be only physical adsorption. क्योंकि जो बाकी सब्सटेंस है अंदर सरफेस के अंदर वाली पोर्शन में वो केमिकली बॉन्डेड है और एक लेयर जो है या दो लेयर जो है वो फिजिकली बॉन्डेड है, तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो हो सकता है बट केमिकल एड्सॉर्प्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर केमिकली बॉन्डेड हो गई वो लेयर तो उसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, देन यू कांट से इट एज एन एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये तो बता दिया कि कब फिजिकल एड्सॉर्प्शन और कब केमिकल एड्सॉर्प्शन हम लोग बोलेंगे, बट इस थ्योरी से अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि व्हाई एड्सॉर्प्शन इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस। बिकॉज अगर एड्सॉर्प्शन सिर्फ वाटर वॉल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी भी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाना चाहिए। तो जो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल सीखे थे, लाइक वाटर इज एड्सॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल और कलरिंग सब्सटेंस ऑफ शुगर एड्सॉर्ब्ड ऑन एनिमल चारकोल और इनर्ट गैसेस एड्सॉर्ब्ड ऑन लेट्स से कोकोनट चारकोल, तो हमें ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि कौन सा सब्सटेंस किस सरफेस में, बट हम चूंकि सब्सटेंस और सरफेस स्पेसिफाई कर रहे हैं इसका मतलब स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक सरफेस में ही एड्सॉर्ब हो सकता है। तो हर सब्सटेंस हर सरफेस पे एड्सॉर्ब नहीं हो सकता, या कोई भी सरफेस किसी भी सब्सटेंस को एड्सॉर्ब नहीं कर सकती, यानी कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस स्पेसिफिक है। तो इस थ्योरी से ये चीज एक्सप्लेन नहीं होती है, तो इस पोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं एड्सॉर्प्शन के, तो अगला टर्म लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। Thermodynamics of adsorption. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो देखो पहले तो आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक रिव्यू कराता हूँ क्योंकि आपने काफी लोगों ने उस चीज को नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डेल्टा जी, इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दिस इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें जो डेल्टा एच है इसको बोलते हैं एंथैल्पी और जो डेल्टा एस है उसको बोलते हैं एंट्रोपी और टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस फीजिबल या स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी जीरो के केस तो इक्विलिब्रियम होते हैं और डेल्टा जी नेगेटिव हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो डेल्टा जी के साथ 3 पॉसिबल कंडीशंस है। If delta G is less than 0, then process is spontaneous. Delta G negative का case, so process is spontaneous. ऐसी को feasible भी लिख सकते हो, मतलब वो process वर्कआउट करेगा। डेल्टा G की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। So process is at equilibrium. Process is at equilibrium. In the third possible condition, when delta G is positive, then process is non-spontaneous या non-feasible. Non-spontaneous or non-feasible. ठीक है, ये 3 मेजर पहले कंडीशंस हैं जो आपको एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट बताया डेल्टा जी लेस देन 0 प्रोसेस स्पॉन्टेनियस दैट इज फीजिबल। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फीजिबल। ठीक है, यहाँ तक ओके। और डेल्टा जी की वैल्यू मैंने लिखी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी टर्म है। एंथैल्पी मतलब उस प्रोसेस की कितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो या रिलीज हो रही है, और एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो टर्म और समझ लीजिए इसके बाद।
अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखेंगे। तो प्रोसेस एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्सॉर्ब, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज्ड। टेक्निकल टर्म में इसको डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव से रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगला केस अगर हम लिखेंगे, इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस, यानी किसी सब्सटेंस की अगर आप फ्रीडम इंक्रीज कर रहे हो तो उससे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव, दैट मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस। और दूसरा केस, अगर सिस्टम की रैंडमनेस कम करा रहे हो, यानी आप उसकी फ्रीडम कम कर रहे हो, तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, डेल्टा एच नेगेटिव या एंट्रोपी डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। पहले आपको बैकड्रॉप में इतनी बात पता होनी चाहिए, डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दिस इज अ थर्मोडायनामिक रिलेशन। डेल्टा एच को एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा एच इज एंट्रोपी, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। अगर इस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और फीजिबल, डेल्टा जी अगर जीरो होता है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फीजिबल। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फीजिबल, नॉन फीजिबल NONFEASIBL, नॉन फीजिबल। प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव लिखेंगे, हीट एब्सॉर्ब। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखेंगे, हीट रिलीज्ड। इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस, यानी किसी भी सिस्टम का अगर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ती है तो उसको हम लोग डेल्टा एच पॉजिटिव या एंट्रोपी इंक्रीज का केस बोलते हैं, और अगर रैंडमनेस डिक्रीज करती है तो डेल्टा एच नेगेटिव और एंट्रोपी डिक्रीजेस। इतनी बात समझ गए पहले आप सब लोग? क्लियर टू एवरीवन? यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं नोटिस में लेना है वो ये है कि जो प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन है उसमें एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस। In adsorption process, entropy decreases, यानी कि ये केस ऑफ डेल्टा एच लेस देन जीरो। क्यों एंट्रोपी डिक्रीजेस? क्योंकि एक सबस्टेंस दूसरी सरफेस पे अकोमोडेट हुआ है, तो पहले जो सबस्टेंस था वो सरफेस से फ्री था तो कहीं भी मूव कर सकता था, उसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी। लेकिन अगर वो सबस्टेंस सरफेस से बॉन्डेड हो गया है, अब फ्री नहीं है क्योंकि अब वो सरफेस छोड़ के नहीं भाग सकता, तो उसकी डिसऑर्डरनेस आपने कम करा दी क्योंकि आपने उसको एक जगह बॉन्डेड करा दिया। तो ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। तो कोई भी एडसॉर्प्शन प्रोसेस हो, चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन और चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, इन बोथ द प्रोसेसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो ये सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, तो आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करती है। सो इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस। लॉजिक मैंने आपको समझाया, क्योंकि पहले जो सबस्टेंस था वो फ्री था, बाद में वो एक सरफेस से बॉन्डेड हो गया है, तो जब एक सरफेस से बॉन्डेड हो गया तो नेचुरली उसकी रैंडमनेस कम हो गई है क्योंकि अब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। समझ गए बात को? सो एडसॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फेनोमेनन जो आपको याद करना है सबसे पहले। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अब दूसरी बात ये हुआ कि एडसॉर्प्शन ऑफ फीजिबल कब होगा। सो फॉर अ adsorption process to be feasible मतलब आप जिस सब्सटेंस को जिस सरफेस पे अकोमोडेट कराना चाहते हैं वो अकोमोडेट होगा या नहीं होगा ये आप जानना चाहते हो, दैट मींस इट इज feasible or not। तो अगर feasible और not की कंडीशन है, so for adsorption process to be feasible,
हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा जी लेस देन 0। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा कि डेल्टा जी लेस देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। एंड एट द सेम टाइम यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अभी हमने एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए चेक कर लिया दैट एंट्रोपी इज नेगेटिव। सो इफ एंट्रोपी इज नेगेटिव दैट मींस टी डेल्टा एस का टर्म पॉजिटिव हो गया। ये टर्म डिफॉल्ट नेगेटिव है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी डेल्टा एस का टर्म पॉजिटिव हो गया। तो अब डेल्टा जी नेगेटिव आने का सिर्फ एक ही स्कोप बचा। क्या स्कोप बचा कि डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, दैट मींस एडजॉर्प्शन प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक। ये अगले पॉइंट में लिख लीजिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस must be exothermic. Sir, please explain it again this line. मैंने बोला कि आपको प्रोसेस अगर एडजॉर्प्शन का फीजिबल कराना है तो फीजिबल कराने की कंडीशन क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव लाना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव लानी है इसका मतलब राइट हैंड साइड भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। बट एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव है ऑलरेडी। डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डेल्टा एस का टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक नेगेटिव रिजल्ट लाना है और एक पॉजिटिव टर्म में अगर हमने एक पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दी तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई? Okay, sir. Yes, sir. मतलब इसको अलग से लिख लो ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हमने ये कंफर्म कर लिया है कि ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव लानी है। तो ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा तब तक रिजल्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दोगे, अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू में एक और पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप नेगेटिव वैल्यू लो। तो डेल्टा एच का एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इट मस्ट बी नेगेटिव। तो एडजॉर्प्शन की जो सबसे प्राइमरी कंडीशन है, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, एक कंडीशन। आप केवल लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव और आपको रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो रिजल्ट नेगेटिव केवल तभी आ सकता है जब डेल्टा एच की मॉड वैल्यू टी डेल्टा एच की मॉड वैल्यू से ज्यादा हो जाए। समझ आई बात? तो अभी तो ये कंडीशन हुई कि आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव एंड मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब हमारा प्रोसेस एडजॉर्प्शन का वर्कआउट करेगा। ठीक है, सो एडजॉर्प्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। समझ गए? तो अगर हमें अपने एडजॉर्प्शन प्रोसेस को फीजिबल बनाना है, सो फॉर एडजॉर्प्शन प्रोसेस टू बी फीजिबल, ये आपकी सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन हुई। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही होगी तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस कभी भी फीजिबल नहीं हो सकता। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस किसी सरफेस को अट्रैक्ट करेगा तो उस प्रोसेस से एनर्जी तो रिलीज होगी, ये तो कंफर्म्ड है। बट एनर्जी रिलीज जब तक टी डेल्टा एस वाले टर्म को ओवरकम नहीं कर जाएगी तब तक एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हर सब्सटेंस हर सरफेस पे या हर सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्ब नहीं हो सकता। दैट मींस फॉर एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डिफॉल्ट है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एक मिनिमम कंडीशन है। अगर एक्सोथर्मिक ही नहीं हुआ तब तो रिएक्शन कोई, तब तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो उसके हमने दो क्लॉज पहले ही लिखे, या तो वन टू वन फोर्सेस काम करेंगे या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दोनों ही प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी। बट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल होने के बावजूद भी इट मे बी पॉसिबल दैट एडजॉर्प्शन मे नॉट टेक्स प्लेस। तो एडजॉर्प्शन कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट द मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अगर ये चीज वर्कआउट कर जाएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। समझ गया? तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन अगर एडजॉर्प्शन में लानी है तो दो कंडीशन याद करनी है। पहली कंडीशन दैट प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक, दूसरी कंडीशन डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। समझ आ गया? ओके, जब तक ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप एडजॉर्प्शन नहीं करा सकते। राइट? चलो अब देखो इसमें एक और स्पेसिफिक कंडीशन वर्कआउट करेंगे। स्पेसिफिक कंडीशन में ये है कि इफ, या पहले आपको पता है कि एडजॉर्प्शन के डेल्टा एस तो नेगेटिव है, सो फॉर एडजॉर्प्शन
डेल्टा एस इज नेगेटिव, एक कंडीशन, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव. ये दो बातें तो ऑलवेज फिक्स्ड है. but if mod value of delta h is less than t delta s है, तो इसका मतलब v वैल्यू पॉजिटिव है. तो ये प्रोसेस तब नेगेटिव बनेगा जब हम टेम्परेचर लो कर दें. तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं अगले स्टेटमेंट में. दिस प्रोसेस मे बी स्पॉन्टेनियस, नॉट ऑलवेज कंफर्म. दिस प्रोसेस may be feasible at relatively low temperature. मतलब अगर आपको पता है कि कोई सब्सटेंस किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब होना चाहिए बट समहाउ एक गिवन टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो फिर मतलब वो पहली दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दैट डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज आल्सो नेगेटिव, यानी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, स्टिल यू आर नोटिसिंग दैट एक गिवन टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये एब्जॉर्प्शन फीजिबल हो सकता है अगर हम टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज करना शुरू कर दें. तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो टी डेल्टा एच की वैल्यू कम होने लगेगी. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी और तब स्पॉन्टेनियस वर्कआउट, तब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. समझ आया? तो Sir, can we explain again what is feasible? प्रोसेस के डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है. अगर कोई एक ऐसी कंडीशन बन जा रही है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से कम आ रही है, तो इस कंडीशन में तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. बट अगर हम इसका टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करें धीरे धीरे, तो अगर आप टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करोगे तो टी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी. समझ गए? तो ये प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया. तो ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो सकता है. समझ गए? So it is maybe condition, not compulsory condition. Compulsory condition एक ही है, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एच. वो कंपल्सरी कंडीशन है. एक ऑप्शनल कंडीशन और है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से समहाउ कम है, मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी डेल्टा एच से कम है, तो आप धीरे धीरे टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करो. तो एक पॉइंट ऐसा अचीव हो सकता है जहाँ पे टी डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच से कम हो जाएगी, तो उस केस में स्पॉन्टेनिटी आ सकती है. So next concept in this chapter is adsorption isotherm. So write down first definition of adsorption isotherm. The variation of the amount of gas adsorbed, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by the means of curve termed as adsorption isotherm. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by the means of a curve termed as adsorption isotherm. मतलब किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट कितने ग्राम सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इस बात की स्टडी अगर हम प्रेशर के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. केमिस्ट्री में आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर स्टडी. आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट. तो अगर हम आइसोथर्म स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा हम ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना एडसॉर्प्शन हो रहा है, इस बात का वेरिएशन प्रेशर के साथ स्टडी करते हैं. Study of adsorption with respect to pressure at a given temperature is referred as adsorption isotherm. ठीक है? तो अब ये पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है. तो ऐसे दो आइसोथर्म लोग स्टडी करने वाले. सबसे पहला टर्म लिखेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म. सबसे पहला टर्म लिखेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म.
ठीक है, फॉर गैसेस फ्रेंडली आइसोथर्म में लिखेंगे फॉर गैसेस if x gram of gas adsorb on m gram of surface means adsorbent, या m gram of adsorbent लिख लो आप. So if x gram of gas is adsorbed on m gram of adsorbent, or you may write it as a surface at pressure P, या at given temperature, यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन होता है दैट इज x by m is equal to k p power 1 by n, where n is greater than 1. ये जो रिलेशन है ये फ्रेंटेज ने फाइंड आउट करके बताया था. दिस इज एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप. उस रिलेशनशिप को बुलाया था फ्रेंटेज आइसोथर्म. ये सीधा फॉर्मूला याद रखना है, x by m is equal to k p power 1 by n. x by m जो है वो हमारा मेजरमेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है अगेंस्ट द प्रेशर. हम लोग स्टडी कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे. सो यू कैन नोटिस वी आर प्लॉटिंग x by m अगेंस्ट p एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो एक टेम्परेचर पे जो एक प्लॉट बनाया हुआ है उसको टेक्निकल टर्म में बुलाया जाता है आइसोथर्म. ये जो प्लॉट बना हुआ है इसको बोलते हैं आइसोथर्म. आइसोथर्म का मतलब होता है ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. हमने लिखा फॉर गैसेस इफ x ग्राम ऑफ गैस इज एडसॉर्ब on m gram of adsorbent which is surface at given temperature, then x by m is equal to k p power 1 by n. यहाँ पे k और p जो है वो कांस्टेंट है. So k and n are constant. और p जो है वो प्रेशर है. और ये एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है. एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब होता है हम लोग एक्सपेरिमेंटली डेटा को ऑब्जर्व किया और फिर उसको कोरिलेट करके लिख दिया. ठीक है, x ग्राम गैस एक मेटल सरफेस एक सरफेस पे एडसॉर्ब हुई तो एक टाइप ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ एक तरीके से. तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में x by m इक्वल टू k p पावर 1 by n से वेरी करेगा. आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट प्रेशर के साथ एडसॉर्प्शन वेरी कर रहा है. वेरिएशन जो है वो x by m is equal to k p power 1 by n है और ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है. ठीक है, तो अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं. तो उसमें कई बार तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा जाता है. फ्रेंटेज आइसोथर्म का फॉर्मूला बता दो तो दैट इज x by m is equal to k p power 1 by n. हम उसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं. सो एक्सप्रेशन बिकम्स log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p. Log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p. ठीक है, तो अब अगर log of x by m अगेंस्ट p ग्राफ बनाए तो ये y इक्वल टू mx प्लस c से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. तो हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं log of x by m against log of p. y is equal to mx plus c फॉर्म है. So it's a straight line graph. तो उसका y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा, ये वैल्यू बताएगी हमें log of k. और उसकी स्लोप लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 by. अगर x ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हमने m ग्राम ऑफ सब्सटेंस में एडसॉर्ब कराया एक गिवन टेम्परेचर पे, तो जो x by m का वेरिएशन होता है दैट इज x by m इक्वल टू k p पावर 1 by n.
ये एक्सपेरिमेंटली आता है, तो एम्पिरिकल रिलेशन है। n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, k और n कांस्टेंट है, ठीक है। P जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस है। तो वेरिएशन स्टडी करने के लिए आपने उसमें दोनों तरफ लॉग अप्लाई करा। सो लॉग ऑफ x by m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1 by n टाइम्स लॉग ऑफ p, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म का रिलेशन बना। तो उससे इंटरसेप्ट से आप k निकाल पाओगे और स्लोप से n निकाल पाओगे। ठीक है, और ये रिलेशन में थोड़ी सी लिमिटेशन है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए वैल्यू फिक्स्ड है, ये चीज मेंशन करता हूं। above relation holds true. The above relation holds true. The above relation holds true over a limited range of pressure. Over a limited range of pressure. और यहाँ जो 1 by n की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। One by n varies between 0 and 1. ये इसका वेरिएशन है। ठीक है, यहां तक समझ गए पहले? तो एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर में ये चीज अप्लाई होगी। लॉग ऑफ k जो है वो उसका इंटरसेप्ट है, 1 by n इसकी स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू 0 से 1 by n 0 से 1 के बीच में वेरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टिपिकल केसेस पॉसिबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो केस 1 में किसके बीच में वेरी करेंगी ये? 0 and 1. 1 by n varies between 0 and 1. तो अब दोनों एक्सट्रीम वाले केसेस बता दे रहा हूँ। केस 1 जब 1 by n की वैल्यू 0 टेंड करेगी, तो अगर 1 by n टेंड टू 0 तो p पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x by m की वैल्यू जो है वो बन जाएगी k, यानी कि कांस्टेंट। तो अगर 1 by n टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा x by m इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इस कंडीशन में जो है एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दैट इज एडसॉर्प्शन becomes independent of pressure. That is, adsorption becomes independent of pressure. So 1 by n tends to 0, x by m equal to constant, that is adsorption becomes independent of pressure. एक केस हो गया। दूसरे केस में अगर दूसरी एक्सट्रीमिटी अप्लाई करी जाए, that 1 by n tends to 1 किया जाए, तो यहाँ से x by m equal to kp आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। That is x by m is directly proportional to pressure. दो टिपिकल कंडीशन है। अगर 1 by n टेंड्स टू 0 का केस आएगा तो p का टर्म खत्म हो जाएगा, बिकॉज p पावर 0 इज 1। तो वेरिएशन देखो, x by m इज इक्वल टू k p पावर 1 by n है। 1 by n की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो k p पावर 0 इज p पावर 0 इज 1, तो x by m इक्वल टू k, यानी कि कांस्टेंट। तो जो एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
और दूसरी कंडीशन आपको बताइए कि अगर x 1/n की वैल्यू 1 टेंड कर जाएगी तो फिर x by m इक्वल टू kp आ जाएगा, तो x by m विल बी प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब अगर यही प्रोसेस हम लोग सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर सॉल्यूशंस x gram of solute adsorbed on m gram of adsorbent और अगर इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C दी हो तो अगला टर्म लिख लो C इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, या अगर इसका वेरिएशन लिखें तो ये वेरिएशन आता है x by m इज इक्वल टू, तो गैसेस के केस में प्रेशर के साथ वेरी कर रहा था, यहाँ पे ये वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ आएगा। सो x by m इज इक्वल टू k C पावर 1 by n where k and n are constant and C is the equilibrium concentration C is the equilibrium concentration when adsorption is complete. Equilibrium concentration when adsorption is complete. यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही दो केस बनेंगे, लॉग के साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of c, और एग्जैक्टली दो सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी। अगर आप 1 by n को वैल्यू 0 अटेंड करा दोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और दूसरे केस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। वन बाई एन टेंड्स टू 0 का केस हुआ तो x by m becomes constant, that is adsorption becomes independent of concentration। अगर 1 by n की वैल्यू 1 टेंड कर जाएगी तो x by m will become kc, so it is directly proportional to concentration। जो प्रेशर के गैसेस के केस में जो प्रेशर के साथ वेरिएशन है, सॉल्यूशंस के केस में वही कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन है। ठीक है, सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कैटालिसिस, अगला टर्म लिखिए कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में सबसे पहले हमें टर्म लिखना है कैटलिस्ट क्या होता है। So catalyst के केस में लिखिए catalyst is a substance which alters the rate of the reaction. Catalyst is a substance which alters the rate of the reaction Catalyst is a substance which alters the rate of the reaction, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो कैटलिस्ट हमारे दो तरीके के हो गए, एक टर्म होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक टर्म होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इसी में आप ऐड करते चले जाओ। पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of the reaction with the decrease of activation energy
increases the rate of the reaction with decrease of activation energy and दूसरे पॉइंट में लिख लो नेगेटिव कैटलिस्ट बेसिकली एक और टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स सो नेगेटिव कैटलिस्ट ब्रैकेट में लिखे इनहिबिटर्स decreases the rate of the reaction with increase in activation energy. और इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग कैटलिसिस. Phenomenon is catalysis. This phenomenon is catalysis. So catalyst is a substance which alters the rate of the reaction. Positive catalyst increases the rate of the reaction with the decrease of activation energy, and negative catalyst decreases the rate of the reaction with the increase of activation energy. ठीक है. अब इसी बात को अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट से देखें, ये हमारी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है. तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसमें अगर आपने एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करा तो ये एक नया पाथ जनरेट कर देगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा. जो रेड वाला मार्क किया है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का केस है. नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जैक्टली उल्टा काम करेगा. तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बनाएंगे फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करा तो एक नया पाथ जनरेट करेगा जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. नोटिस हियर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो ब्लू वाली लाइन है ये केस विद नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम करा के. ठीक है. तो कैटलिस्ट का सवाल दोनों चैप्टर्स में आ सकता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी और सरफेस केमिस्ट्री में भी. केमिकल काइनेटिक्स में इस वजह से आएगा कि कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, उनका यूटिलिटी क्या है, और अगर इस बात की मैकेनिज्म समझनी है कि कैटलिस्ट फंक्शन कैसे करते हैं तो ये चीज सरफेस केमिस्ट्री में सीखेंगे. बिकॉज़ कैटलिस्ट का जो फिनोमेनन है वो सरफेस फिनोमेनन है. अभी आपको बता रहा हूं एडिसॉर्प्शन के थ्रू ऐसा होता है. अभी इसके थोड़ी बाद कैटलिसिस की जब मैकेनिज्म सीखेंगे तब ये चीज बताऊंगा. ठीक है. अब जैसे इस बात का अगर एग्जांपल लिखना होगा, एग्जांपल लिखूं तो जैसे SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के अगर हम SO3 बनाते हैं तो इस प्रोसेस में हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया V2O5. तो यहाँ पे जो V2O5 है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है. ठीक है. दूसरा एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एल्कीन का केस पढ़ा होगा, अगर हम
एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन कराएं। तो इस प्रोसेस में हम लोग निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। CH3 एल्केन बनेगा। यहाँ निकल जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन देखें तो अगर H2O2 को डिकम्पोज करा रहे हैं तो ये वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इस प्रोसेस में या तो H3PO4 यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, या फिर ग्लिसरॉल भी यूज होता है। यहाँ पे जो H3PO4 है या फिर ग्लिसरॉल जो है ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी कि ये डिकम्पोजिशन नहीं होने देगा या रेट को स्लो करा देगा। ठीक है। और एक एग्जांपल लिखो, जैसे Na2SO3 है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं Na2SO4 में, तो इस प्रोसेस में अगर अल्कोहल ऐड कर दिया जाए तो जो अल्कोहल है वो यहाँ नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। ऐसे आप डिफरेंट एग्जांपल्स कर लिख सकते हो जो हमारे अलग अलग कैटलिस्ट के लिए रिक्वायर्ड, अलग अलग कैटलिटिक फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। मैंने दो एग्जांपल आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट के बताए, दो नेगेटिव कैटलिस्ट के बता दिए। ध्यान से आप मार्क कर लो, ये दोनों केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गए और आगे वाले दो केस मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बताया। Sir, Yes. by seeing a reaction, how